हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। मैं हूं सकलेन सर। तो यहाँ पर आज हम लोग अपने ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। हमारे इस वीडियो में हम जो है सिर्फ गिव रीज़न करेंगे, क्योंकि मैंने देखा कि चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्वेश्चन आंसर्स भी ज़्यादा हैं और गिव रीज़न भी 4 या 5 हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ पहले पार्ट में हमारे गिव रीज़न को कवर किया है। हम अपने गिव रीज़न को पूरा अच्छी तरह से समझेंगे। गिव रीज़न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और समझने में थोड़ी सी मुश्किल भी है, इसलिए वीडियो को आने में थोड़ा टाइम लग गया कि मैं कैसे आपको इजी वे में समझा सकूं, उसी पे मैं वर्क कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पार्ट 1 है हमारे चैप्टर नंबर 3 का, उसमें हम सिर्फ गिव रीज़न अपलोड कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसी चैप्टर का, उसमें हम जो है क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करके पूरे एक साथ डाल देंगे। तो यहाँ पर आइए गिव रीज़न से स्टार्ट करते हैं कि हमारा फर्स्ट गिव रीज़न क्या है। Okay, so this is our first give reason. There are dissimilarities between the eastern and the western coast of India. अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी चीज़ों में समझने में बहुत मुश्किल होती है कि पढ़ तो लेते हैं लेकिन वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, सबसे पहले तो कोस्ट होता क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले बहुत ही आसानी से आपको इस क्वेश्चन का मतलब समझा दूं कि ये क्या बोलना चाहता है। देयर आर डिसिमिलैरिटीज़, यानी कि सिमिलैरिटीज़ नहीं है, यानी अलग अलग है दोनों। कौन दोनों? ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में क्या क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं और वो डिसिमिलैरिटीज़ क्यों है, हमें रीज़न देना है ना। दीज आर जोग्राफिकल रीजन्स, तो हमें जोग्राफिकल रीज़न देना है कि ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट में डिसिमिलैरिटी क्यों है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कोस्ट है इसका मतलब होता है किनारा। तो आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, हमारे इंडिया का मैप है ये। यहाँ पर ये जो है ना पूरा ये किनारा आ रहा है, आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी सिटीज़ हैं या जो भी है, मैं आपको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो भी यहाँ पे ये है ना, ये जितनी भी सिटीज़ आ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, जो भी ओशन से लगा हुआ है वो हमारा क्या है, कोस्ट है, यानी कोस्टल एरिया है, जिसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में बीचेस कहते हैं, किनारा कहते हैं। ठीक है, तो ये समुंदर के किनारे हैं। ठीक है, और समुंदर के किनारों में वेस्टर्न और ईस्टर्न किनारे, यानी ये जो ईस्ट है ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। ठीक है, तो ईस्ट और वेस्ट के जो भी किनारे हैं, वेस्ट के किनारों में और ईस्ट के किनारों में डिसिमिलैरिटीज़ क्यों है, ये हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर मैप भी बना दिया और कोस्ट का मतलब भी समझा दिया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये वेस्ट में है, ये ईस्ट में है, तो कुछ तो डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, there are dissimilarities between the eastern and western coast of India because the western coast border the Arabian Sea whereas the eastern coast border the Bay of Bengal। यहाँ पर आपको क्या अंडरलाइन करना है, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो वेस्टर्न कोस्ट है वो किसको बॉर्डर करता है, अरेबियन सी को। यहाँ पर हमारा क्या है, अरेबियन सी है ना। तो ये जो वेस्ट कोस्ट है वो पूरा किसको बॉर्डर कर रहा है, यानी ये जो बॉर्डर है, हमने जो ये येलो कलर का बॉर्डर बनाया वो वेस्टर्न कोस्ट का बॉर्डर है, जो कि अरेबियन सी को क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, और ईस्टर्न कोस्ट में जो बॉर्डर है वो किसको कवर करता है, बे ऑफ बंगाल को। तो यहाँ पर जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट पूरा है ना, ये किसको कवर करता है, बे ऑफ बंगाल को। ठीक है, तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर अरेबियन सी है। तो सबसे पहली डिसिमिलैरिटी तो यही है कि वेस्टर्न कोस्ट जो है वो अरेबियन सी को कवर करता है और ईस्टर्न कोस्ट जो है वो बे ऑफ बंगाल को कवर करता है। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है आगे, ऑन द वेस्टर्न कोस्ट द स्पर्स टेकिंग ऑफ फ्रॉम द वेस्टर्न घाट एक्सटेंड राइट अप टू द कोस्ट। अब यहाँ पर सबसे पहले तो जो वेस्टर्न कोस्ट है हमारा, वेस्टर्न कोस्ट में जो भी स्पर्स है, स्पर्स का मतलब क्या होता है, स्पर्स का मतलब होता है कुछ छोटी छोटी रुकावटें होती हैं, ऐसी 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 ऐसी, जैसे हम बोल सकते हैं सेडिमेंट्स हो गए या छोटे छोटे रॉक्स हो गए, वो यहाँ पर उनकी बात हो रही है, नोकीले पत्थर होते हैं वो। ठीक है, द ऑन द वेस्टर्न कोस्ट स्पर्स टेकिंग ऑफ फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न कोस्ट में आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर हमारा वेस्टर्न घाट कहाँ पर है, यहाँ पर है।
अगर हमारा वेस्टर्न घाट यहाँ पर है तो पानी जब यहाँ से बहता है नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ पानी हमारा जब बहता है तो वो अपने साथ कुछ क्या कैरी करता है, स्पर्स कैरी करता है, जो क्या करते हैं, एक्सटेंड राइट अप टू द कोस्ट। ये क्या करते हैं, कोस्ट तक जाते हैं पूरी तरह से। ऐसा नहीं कि कहीं कहीं रास्ते में छूटते जा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी रास्ते में छूटते नहीं हैं, वो बिल्कुल भी कोस्ट तक पहुँचते हैं। इट्स विद इज़ ऑल्सो लेस एंड इट्स रॉकी कोस्ट। तो इसका हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है उसका विथ जो है वो क्या है, कम है, और वो रॉकी कोस्ट है, यानी वो बहुत ही पथरीला है, यानी बीचेस बहुत सारे अच्छे सैंड वाले बीचेस ऐसे नहीं हैं। ज़्यादातर जितने भी कोस्ट है वो सब क्या है, रॉकी कोस्ट है। कौन से साइड की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न कोस्ट की। ऑन द अदर हैंड द ईस्टर्न कोस्ट हैज़ टू फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर। अब ये इम्पॉर्टेंट है, ईस्टर्न कोस्ट जो है ना वो कैसे फॉर्म हुआ है, वो फॉर्म हुआ है डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि डिपोजिशनल वर्क क्या होता है। जब एक रिवर फ्लो होता है ना तो रिवर अपने साथ जो है जो भी नीचे सेडिमेंट्स होते हैं, मट्टी होती है, पत्थर होते हैं, छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, उनको ले करके बहता है, ठीक है। तो जब वो बहता है उनको ले करके तो वेलोसिटी जो होती है रिवर की वो बहुत तेज़ होती है स्टार्टिंग में। अब हो सकता है धीरे धीरे आकर के वो क्या होने लगे, कम होने लगे। अब जैसे जैसे वेलोसिटी जो है वो कम होती है तो सेडिमेंट, जो भारी भारी सेडिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वहीं पर छूटने लग जाते हैं। तो वो छूटते छूटते क्या होता है कि जब तक जो रिवर है वो ओशन तक या कोस्ट तक पहुंचती है तो वो बहुत सारे सेडिमेंट्स जो है वो रास्ते में क्या कर चुकी होती है, छोड़ चुकी होती है। इसलिए हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट है वो किस वजह से बना है, फॉर्म्स ड्यू टू द डिपोजिशनल वर्क। लेकिन हमारा वेस्टर्न कोस्ट किससे बना है, स्पर्स कैरी करता है, और वेस्टर्न घाट में एक्सटेंड होता है कोस्ट तक, यानी कहीं पर भी बीच में वो कुछ भी छोड़ता नहीं है वेस्टर्न कोस्ट। एज रिवर्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट आर शॉर्ट एंड स्विफ्ट। यानी क्या है, इसका मतलब है कि वो होती हैं छोटी सी रिवर होती है, मैं आपको ब्लैक में दिखा देता हूँ। उनका विथ जो होता है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है, और वो स्विफ्ट होते हैं यानी बहुत तेज़ होती हैं, ठीक है। इस वजह से वो क्या फॉर्म करती है, दे फॉर्म एस्चुरीज। अब यहाँ पर एस्चुरीज का मैंने डायग्राम बना करके रखा है कि जैसे ही देख सकते हैं आपके रिवर आ रहा है तो रिवर आ करके कुछ भी यहाँ पर जमा नहीं कर रहा है, देख सकते हैं आप, ये पूरा पूरा लैंड है, ठीक है, कुछ भी जमा नहीं कर रहा है, वो सीधा आ रहा है और ओशन में मिल जा रहा है, ठीक है। ओशन में वो क्या हो रहा है, मिल जा रहा है, इसको बोलते हैं हम एस्चुरीज। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट के जो भी रिवर्स निकलते हैं वेस्टर्न घाट से वो छोटे होते हैं और उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो क्या बनाते हैं, एस्चुरीज बनाते हैं, एंड नॉट डेल्टाज। अब डेल्टाज का मतलब क्या है, देखिए, तो ये हमारा डेल्टा का डायग्राम है इधर। तो यहाँ पर देखिए रिवर जैसे ही आ रही है तो जब वेलोसिटी कम होती है ना तो यहाँ पर वो कुछ कुछ सेडिमेंट्स को क्या करने लग जाती है, छोड़ने लग जाती है, और फिर जहाँ से रास्ता मिलता है वहाँ से इस तरह से निकल जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वो इतना फोर्स में होती है, इतना फोर्स में होती है कि यहाँ पे अगर कुछ रहेगा भी तो वो उसको साथ में लेकर के बह जाती है। इस वजह से आप देख सकते हैं कि ये पूरा क्लियर है। लेकिन यहाँ पर कैसे हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आपके बहुत सारे सेडिमेंट्स जमा हो गए हैं, तो इसको बोलते हैं हम डेल्टा। तो जो वेस्टर्न घाट से जो भी रिवर्स निकलती है वो शॉर्ट होती है, स्विफ्ट होती है, वो एस्चुरीज फॉर्म करती है, ना कि डेल्टास, ठीक है। पर वेस्टर्न घाट से जो भी रिवर निकलती है उनका स्लोप क्या होता है, जेंटल होता है। जेंटल का मतलब होता है कि कुछ रिवर्स जो होती है उनका स्लोप जो है वो बिल्कुल भी ऐसा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारी जो रिवर है उनका स्लोप बहुत ही जेंटल है, यानी बहुत कम स्लोप है, ज़्यादा स्लोप नहीं है, कम स्लोप है। तो आपको पता है कि अगर आप कोई जगह से भाग रहे हैं, समझिए कोई अगर बहुत ही ज़्यादा स्लोप है तो आपकी स्पीड क्या होती है, अपने आप इंक्रीज़ होती रहती है। लेकिन अगर वही स्लोप को मैं अगर कम कर दूँ तो आपकी जो स्पीड है वो क्या होगी, कम होगी। तो उसी तरह ईस्टर्न घाट से जो भी पानी बहता है उसका स्लोप जेंटल है। अब स्लोप जेंटल है तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, कम होगी। देयरफॉर द स्पीड ऑफ द रिवर इज़ लेस, ठीक है। यहाँ पर जो स्पीड ऑफ रिवर है वो लेस है, तो उसकी वजह से क्या होता है, दे डिपॉजिट सेडिमेंट्स। मैंने आपको अभी बताया कि वो डिपॉजिट क्या करते हैं, डिपॉजिट यानी जमा करना। क्या जमा करते हैं, वो सेडिमेंट्स, यानी अपने साथ जो पत्थर, जो भी कचरा, जो भी पेबल्स वो लेकर के आ रहे हैं वो क्या करते रहते हैं, जमा करते रहते हैं। कहाँ जमा करते हैं,
ब्रॉट विद दैम एट द कोस्ट रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ डेल्टाज। लेकिन ईस्टर्न घाट्स जो आकर के यहाँ पे जमा कर देती है ना, तो वहाँ उसकी वजह से क्या बनता है डेल्टा। इस वजह से जो है रिवर की वेलोसिटी कम होने की वजह से और डिपोजिशनल वर्क की वजह से, सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने की वजह से जो ईस्टर्न घाट से रिवर्स आती है ईस्टर्न कोस्ट तक, वो जो है वहाँ पर डेल्टाज बनाती है, और वेस्टर्न घाट जो है डेल्टा नहीं बनाते, एस्चुरीज बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे 3 पॉइंट थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत ही इन डिटेल समझाया है। अगर फिर भी आपको इसमें से कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि ये हमारा इम्पॉर्टेंट आंसर हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारे क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन ब्राज़ील। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा दूँ कि कोई भी रिवर जो है ब्राज़ील में, कोई भी रिवर जो है वो वेस्ट की तरफ नहीं फ़्लो हो रही है। इसका रीज़न हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैप भी है, हम मैप में देख लेंगे जो भी हम पढ़ने वाले हैं, तो उससे हमें पता चलेगा बहुत ही आसानी से। बिना मैप के पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी आंसर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा आंसर स्टार्ट होता है। इवन अ कर्सरी लुक एट द मैप विल मेक वन रियलाइज दैट देयर इज़ नॉर्थ एटलांटिक and South Atlantic Ocean to the northern and the eastern coast of the Brazil respectively। अब यहाँ पर आपको ये क्या बताना चाह रहा है मैं आपको बता दूँ कि तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो ये पार्ट है ये हमारा नॉर्थ पार्ट है। ठीक है, ये नॉर्थ पार्ट है, और ये जो है इस तरफ आप अगर आप नीचे आएंगे तो ये हमारा ईस्ट पार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि आप देख सकते हैं कर्सरी लुक, यानी अगर आप एक नज़र भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा ब्राज़ील के मैप से कि देयर इज़ नॉर्थ एटलांटिक ओशन। नॉर्थ एटलांटिक ओशन आई होप आपको दिख रहा होगा। ये जो एटलांटिक ओशन का पार्ट है दिस इज़ द नॉर्थ एटलांटिक ओशन, और उसके नीचे जो पार्ट है वो है साउथ एटलांटिक ओशन। ठीक है, ये जो है ये पूरा यहाँ पर जो है पूरा साउथ एटलांटिक ओशन है। टू द नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न कोस्ट, नॉर्दर्न कोस्ट पे क्या है नॉर्थ एटलांटिक ओशन, और ईस्टर्न कोस्ट पर क्या है साउथ एटलांटिक ओशन है, ब्राज़ील के 2 कोस्ट पर। ठीक है, यहाँ पर इंडिया का जो है वेस्ट कोस्ट था और ईस्ट कोस्ट था, लेकिन ब्राज़ील का नॉर्थ और ईस्ट कोस्ट है। ठीक है, क्योंकि उसके साउथ में और वेस्ट में जो है आप देख सकते हैं क्या है पूरी दूसरी कंट्रीज़ है, यहाँ पर कोई भी कोस्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो यही बता दिया इसने कि जो नॉर्थ कोस्ट है वहाँ पर एटलांटिक ओशन है, और ईस्ट कोस्ट के पास हमारा साउथ एटलांटिक ओशन है। अब ये एक पहला रीज़न हो गया, क्योंकि आपको पता है कि रिवर्स जो है वो हमेशा किस तरफ बहती है, वो बहती है ओशन की तरफ। तो जिस तरफ भी ओशन रहेगा वो रिवर्स क्या करेंगी वहाँ पर बहेगी। ठीक है, अब ये आप चीज़ याद रखिए, ये हमारा पहला रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न क्या है, द साउथ इन द सदर्न ब्राज़ील इज़ ऑक्यूपाइड बाय द एक्सटेंसिव प्लेटो। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो ब्राज़ील का ये सारा पार्ट है, इधर क्या है ये सारी चीज़ क्या है प्लेटोज़ है, यानी बड़े बड़े पहाड़ है। ठीक है, द हाइट एल्टीट्यूड इज़ डिक्रीजिंग ग्रेजुअली टू इट्स नॉर्थ, यानी जब ये नॉर्थ की तरफ जाता है, ब्राज़ील नॉर्थ की तरफ जैसे ही एक्सटेंड करते हैं हम, तो इसकी हाइट क्या होती है कम होती रहती है। एल्टीट्यूड क्या होता रहता है कम। एल्टीट्यूड क्या होता है ओशन लेवल से जो भी हमारे जो लैंड होती है उसकी जो हाइट होती है ओशन लेवल से, सी लेवल से, उसे हम क्या कहते हैं एल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो इस तरफ जो है वो हाइट क्या है ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप इस तरफ जाते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी हाइट क्या होती जा रही है कम होती जा रही है। अब आपको पता है कि अगर आप कोई भी स्लोप से पानी बहाएंगे तो जिस तरफ हाइट कम है वो उस तरफ पानी बहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हाइट ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है पानी जो है उसी तरफ बहेगा, उल्टी बहाव में तो बहेगा नहीं। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न है, द हाइट डिक्रीजिंग ग्रेजुअली टू इट्स नॉर्थ। ठीक है, ये आपको पूरे ही पॉइंट को अंडरलाइन करना है, आपको बताना है कि हमें पता है कि हाइट जो है वो नॉर्थ की तरफ से क्या होता है कम होता है, नॉर्थ की तरफ जाते हैं हम तो कम होता है। अ नंबर ऑफ रिवर टेक ऑफ फ्रॉम द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द हाईलैंड्स एंड फ्लो नॉर्थवर्ड टू मीट एटलांटिक ओशन। बहुत सारे रिवर्स यानी अ नंबर ऑफ रिवर्स जो है जो भी यहाँ से आपको दिख रहे हैं बहते हुए, आई होप आपको दिख रहा हो, चाहिए तो मैं ब्लू कर देता हूँ इसे, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये जो भी रिवर्स बह रही है, इस तरह से जो भी रिवर्स बह रही है ये सब कहाँ बहती है प्लेटू से निकलती है और नॉर्थ की तरफ बहती है। ठीक है, तो यहाँ पर
द ओनली मेजर रिवर साओ फ्रांसिस्को, देख सकते हैं आप यहाँ पर है हमारा साओ फ्रांसिस्को रिवर, ये जो है यहाँ से निकलता है इस तरह से और फिर बहता है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, द ओनली मेजर रिवर साओ फ्रांसिस्को फ्लो टूवर्ड्स द नॉर्थ फॉर अ डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस तक क्या होता है वो नॉर्थ की तरफ बह रहा है, ठीक है। फिर अचानक से वो एक शार्प ईस्टवर्ड टर्न लेता है, सीधा बह रहा है, उसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन वो नहीं जा रहा सीधा, वो सीधा क्या करता है एक टर्न ले लेता है, बहुत ही शार्प टर्न ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर साओ फ्रांसिस्को का बताया है कि ये एक बड़ा रिवर है, ये एक मेजर रिवर है और वो जो है नॉर्थ की तरफ बहता है और फिर कुछ देर बहने के बाद वो एक शार्प टर्न ले लेता है ईस्ट की तरफ, टर्न्स टू एंटर द कोस्टल स्ट्रिप अलोंग द एटलांटिक ओशन, एटलांटिक ओशन को वो क्या कर लेता है वहाँ जा कर के ज्वाइन कर लेता है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट में मैं आपको वापस बता दूं कि आपको बताना है कि कौन से ओशन किसकी किसकी तरफ है, ठीक है। दूसरे पॉइंट में आपको स्टार्ट करना है कि ब्राज़ील के साउथ की तरफ प्लेटू है और जब आप नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो आपका एल्टीट्यूड क्या होता है डिक्रीज़ होता रहता है, यानी हाइट जो है वो कम होती रहती है, स्लोप जो है वो बढ़ता रहता है, इस वजह से जो सारे रिवर्स है वो क्या होते हैं नॉर्थ की तरफ बहते हैं, ठीक है। उसमें हमने एग्जाम्पल दिया साओ फ्रांसिस्को का कि वो रिवर जो है कुछ देर तक नॉर्थ की तरफ बढ़ता है और फिर उसके बाद एक शार्प ईस्टवर्ड टर्न लेता है ताकि वो एटलांटिक ओशन में क्या कर सके जा कर के मिल सके, ठीक है। ये हमारा दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। मोर ओवर अमेजॉन विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन ब्राज़ील, आपको पता होगा अमेजॉन यहाँ पर है हमारा, ये दिख रहा होगा आपको, ये अमेजॉन रिवर है हमारा, ठीक है। अमेजॉन रिवर जो है वो सबसे बड़ा रिवर है ब्राज़ील का, ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ एंडिस माउंटेन इन पेरू, पेरू यहीं पर कहीं पर है हमारा, ठीक है। और पेरू से वो क्या होता है निकलता है और क्या होता है बहता है हमारे कौन से ओशन तक, एटलांटिक ओशन तक, फ्लोज ईस्टवर्ड एंड मीट द नॉर्थ एटलांटिक ओशन, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा जो पेरू है वहाँ से निकलता है हमारा अमेजॉन रिवर और जा कर के कहाँ मिलता है एटलांटिक ओशन में जा कर के मिलता है। लाइकवाइज पराना, पैरागुआ एंड यूरुग्वा originate from the southern slope of the highlands and flow towards the southwestern part of Brazil। ये भी कहाँ जा रहे हैं, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील में जा रहे हैं। तो कोई भी रिवर जो है वो इस डायरेक्शन में नहीं बह रहा ब्राज़ील के, कोई भी जो है वहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है या तो इस तरह से नीचे आ रहा है, लेकिन कोई भी जो है साउथ वेस्टर्न यानी इस तरह से नीचे आ रहा है, लेकिन कोई भी जो है वेस्ट की तरफ टोटली नहीं बह रहा है। तो ये 4 पॉइंट आपको, ये एग्जाम्पल ये जो है यानी आपने जो भी देखा यहाँ पर आपको ग्राफ अगर याद रहेगा तो आपको आंसर बहुत ही आसानी से याद रहेगा। देयरफॉर देयर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन ब्राज़ील। यहाँ पर हमारा ये सेकंड गिव रीज़न कंक्लूड होता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। आइए थर्ड वन देखते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, देयर आर फ्यूअर नेचुरल पोर्ट्स इन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन हमें मार्च 2019 में पूछा था, क्योंकि पिछले साल तो हमारे पेपर हुए ही नहीं थे ज्योग्राफी के, तो हमें क्वेश्चन पेपर का कुछ भी आइडिया नहीं है। बट जब से पोर्शन चेंज हुआ है तब से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है, देयर आर फ्यूअर नेचुरल पोर्ट्स, यानी बहुत ही कम नेचुरल पोर्ट्स है। पोर्ट्स का मतलब क्या होता है, बंदरगाह, जहाँ पर आप जो है एक शिप को जो है पार्क करते हो, जैसे प्लेन को आप जो है एयरपोर्ट पे लगाते हैं, वैसे ही शिप को पोर्ट्स पे लगाना होता है। तो बहुत ही कम पोर्ट्स है, किस तरफ, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो आप वापस से मैप याद रखिए, बे ऑफ बंगाल की तरफ जो भी कोस्ट है वहाँ पर बहुत कम कोस्ट है। ये आपको बताना है कि क्यों कम है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, अगर आपको फर्स्ट वाला आंसर समझ में आया तो ये आंसर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है पॉइंट, देयर आर फ्यूअर एंड नेचुरल पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट रीजन क्या है, द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया बॉर्डर्स द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमें पता है, तो यहाँ पर हम क्या अंडरलाइन करेंगे, ईस्टर्न कोस्ट जो है वो बे ऑफ बंगाल को क्या करता है, बॉर्डर करता है। ये 3 वर्ड्स जो है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें यहाँ पर अंडरलाइन करना है। हैज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशनल वर्क, और ये किस चीज़ की वजह से बना है, ये बना है डिपोजिशनल वर्क की वजह से। तो फॉर्म्ड को अंडरलाइन करेंगे और डिपोजिशनल वर्क को हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ये हमारा पहला रीज़न हो जाएगा। अब बोलेंगे आप सर कि ये पहला रीज़न कैसे हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था कि स्लोप बहुत
कम है, यानी अगर कोई बड़ी सी शिप है, बड़ी सी शिप अगर इधर तक आती है तो वो क्या होगी, रेती में क्या होगी, धंस जाएगी। अगर रेती में वो धंस गई तो बाद में आप उसको पुश कैसे करेंगे, इसके लिए यहाँ पर कोई पोर्ट्स नहीं बन पाते क्योंकि स्लोप बहुत कम होता है और जो सेडिमेंट्स जो हैं वो आकर के डिपॉजिट हो जाते हैं, उस वजह से आप यहाँ पर पोर्ट्स नहीं बना पाते। वो आगे आपको आंसर में आ रहा है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ड्यू टू द जेंटल स्लोप, आ गया देखिए, ड्यू टू द जेंटल स्लोप ऑफ लैंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्लो एट लोअर वेलोसिटीज, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है, स्पीड कम होती है, एंड डिपॉजिट सेडिमेंट्स एट द कोस्ट, और वो डिपॉजिट कर देता है सेडिमेंट्स को, यानी उसका स्लोप जो है वो क्या होता है, बहुत ही जेंटल होता है, बहुत ऐसा नहीं कि ऐसा अचानक आया और पानी जो है वाटरफॉल की तरफ बहने लग गया, ऐसा, इसको बोलते हैं हम लोग एकदम स्टीप स्लोप बोलते हैं, एकदम अचानक से स्लोप आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, हर स्लोप जो है बहुत ही ज़्यादा जेंटल है, इस तरह से, ठीक है। एज अ रिजल्ट द डेल्टाज आर फाउंड अलॉन्ग दिस कोस्ट एंड मेक द कोस्ट शैलो। शैलो का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होता है, ये बहुत ही मतलब समझिए घुटने तक भी पानी नहीं, लेकिन होता है बहुत ज़्यादा कम शैलो, इतना शैलो कि उसके अंदर आपको शिप जो है, बड़ी बड़ी शिप आप पार्क नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर ये सेकंड रीज़न है हमारा कि ईस्टर्न कोस्ट में पोर्ट्स हमें नेचुरली नहीं मिलते। अ नेचुरल पोर्ट कैन ओनली डेवलप वेयर देयर इज़ अ डीप सी एंड द इंडेंट कोस्ट लाइन, ठीक है। इंडेंट कोस्ट लाइन यानी आपका जो कोस्ट लाइन है वो अच्छा खासा इस तरह से बड़ा हो और ऐसा हो कि जैसे ये हमारे यहाँ पर लैंड है, ठीक है, ये हमारा जो है वो लैंड है और अचानक से ही यहाँ पर क्या है, ओशन है। ऐसा नहीं कि आप जो है इस तरह से जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारा इस तरह से पानी है थोड़ा थोड़ा, इसे कहते हैं हम जो है बहुत ही जेंटल स्लोप है, ठीक है। तो जो है यहीं तक शिप आ सकती है क्योंकि शिप जितनी ऊपर रहती है उतनी पानी के अंदर भी रहती है। तो अगर वो यहाँ पर टच हो रही है तो इससे आगे कैसे बढ़ेगी, तो आदमी को है यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना पड़ेगा, जो भी सामान है फिर उतारना पड़ेगा, बड़ी बड़ी शिप्स आती हैं तो ये बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसा होता है कि ये हमारा क्या है, लैंड है और ये हमारा जो है वो क्या होता है, ओशन होता है। तो शिप जो है वो यहाँ पर आती है और वो यहाँ तक आ सकती है, लेकिन इसमें वो यहाँ तक नहीं आ सकती, इसलिए क्योंकि एक जो नेचुरल एक जो पोर्ट होता है उसका जो डीप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसका जो सी होना चाहिए वो डीप होना चाहिए। अगर वो डीप सी नहीं है तो वहाँ पर पोर्ट आप नहीं बना सकते, आप जो है शिप्स वहाँ पर पार्क नहीं कर सकते। तो ये 3 रीज़न थे हमारे और बहुत ही आसान आंसर था और मार्च में पूछा भी है, तो आप लोगों को ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए 4th आंसर देखते हैं। फोर्थ आंसर भी मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये इस साल के पेपर के हिसाब से, तो आप लोग प्लीज़ इसे मार्क कर लीजिए और इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा और मैं बहुत ही अच्छे से इसे समझाने वाला हूँ क्योंकि ये जो है रिलेटेड है पॉल्यूशन से, ठीक है। तो पॉल्यूशन से रिलेटेड है तो आई होप कि ये इम्पॉर्टेंट आंसर हो। तो ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एज़ कम्पेयर टू द अमेज़ॉन पॉल्यूशन इन रिवर गंगा विल अफेक्ट द ह्यूमन लाइफ ग्रेटली। अब क्वेश्चन का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए कि अगर अमेज़ॉन में पॉल्यूशन होता है और गंगा में भी पॉल्यूशन होता है, सेम अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। अगर गंगा में अमेज़ॉन में भी समझिए पानी के साथ जो है 40% पॉल्यूशन हो रहा है और गंगा में भी 40% पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो हमें रीज़न देना है कि गंगा में अगर 40% पॉल्यूशन हो रहा है ना तो वो नहीं चलेगा, किसे नहीं चलेगा, ह्यूमन लाइफ को। लेकिन अगर अमेज़ॉन में 40% पॉल्यूशन हो रहा है तो वो एक बार से चल जाएगा, ठीक है, उससे कुछ तकलीफ़ नहीं होगी ह्यूमन लाइफ को। इसका हमें क्या करना है, रीज़न देना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए, अमेज़ॉन बेसिन लाइज टू द नॉर्थ ऑफ ब्राज़ील। अब ये हमने ऊपर मैप में देखा कि अमेज़ॉन जो है वो बिल्कुल भी नॉर्थ में है। अमेज़ॉन रिवर रिसीव्स ह्यूज डिस्चार्ज ऑफ अबाउट 2 लाख क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। इससे आपको अंडरलाइन करना है, 2 लाख क्यूबिक मीटर पर सेकेंड डिस्चार्ज है किसका, अमेज़ॉन रिवर का। डिस्चार्ज का मतलब मैं आपको बता दूं कि उसका जो माउथ है, रिवर माउथ में से 2 लाख क्यूबिक मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या निकलता है,
पानी निकलता है, डिस्चार्ज होता है, यानी ये बहुत ही फास्ट रिवर है और इसका जो भी माउथ होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स ड्यू टू द जेंटल स्लोप, अब वापस से वही बात आ गई कि ऊपर है, अगर नॉर्थ में है तो उसका स्लोप जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा जेंटल है, बहुत ज़्यादा कम स्लोप है, ठीक है। तो जेंटल स्लोप को हमें अंडरलाइन करना है, कहाँ, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में। द वेलोसिटी ऑफ द रिवर गंगा इज़ लेस, ठीक है, ये भी हमें अंडरलाइन करना है कि वेलोसिटी यानी स्पीड जो है वो गंगा रिवर की क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा कम है तो आपको पता है, मैं बार बार समझा रहा हूँ कि रिवर की स्पीड अगर कम है तो वो क्या जमा करेगा, सेडिमेंट जमा करेगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमने क्या किया, मसाला रेडी कर लिया। मसाला क्या है हमारे इस आंसर का, पर अमेज़न बेसिन जो है वो ब्राज़ील के नॉर्थ में लाई करता है और उसका डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, यानी 2 लाख क्यूबिक मीटर पर सेकेंड उसका डिस्चार्ज है, ठीक है। बट दूसरी जगह पर यहाँ पर हमारा जो इंडिया का गंगा रिवर है वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट एंड सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा आराम से बहता है, उसे कोई जल्दी नहीं है ओशन में मिलने की, क्योंकि उसका स्लोप क्या है, बहुत ही ज़्यादा जेंटल है, वो बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप नहीं है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रीज़न है। आगे बढ़ते हैं। द रीजन नियर द अमेज़न बेसिन इज़ कवर्ड बाय थिक डेंस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, यहाँ पर जो अमेज़न बेसिन है वो रेन फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, यानी आजू बाजू बहुत ही घना जंगल है। अब आप मुझे बताइए कि घने जंगल में आप जो है ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं, पिकनिक के लिए जा सकते हैं, अपना घर नहीं बसा सकते यार, है ना। तो यहाँ पर पॉपुलेशन जो है आसपास का वो बहुत ही कम है, हैंस इट इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, इसलिए वहाँ पर लोग नहीं रह पाते, सिर्फ जंगली लोग रहते हैं। आप अगर आप सोचें कि चलते हैं यार अमेज़न रिवर बेसिन पे कुछ बिजनेस करेंगे, वहीं रहेंगे, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाउएवर द गंगा रिवर बेसिन इज़ वेरी फर्टाइल रीजन, यहाँ पर हमारी जो गंगा मैया है वो बहुत ज़्यादा क्या है, फर्टाइल है, यानी उसके आसपास की जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, वहाँ पर आप कुछ भी उगाओ तो उग जा रहा है, वहाँ पर आप बिल्डिंग्स बना सकते हैं, वहाँ पर आप अपना घर बसा सकते हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छी है, तो वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट बहुत ही अच्छा है, ठीक है। एंड एग्रीकल्चर इज़ कैरिड आउट हियर ऑन द लार्ज स्केल, तो ये अभी आपको अंडरलाइन करना है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो लार्ज स्केल में होता है। मोर ओवर ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दिस रीजन इज़ डेंसली पॉपुलेटेड, पानी की अवेलेबिलिटी है, किस चीज़ की, पानी की अवेलेबिलिटी है, इस वजह से ये जो हमारा रीजन है वो क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि मसाला ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसे क्या करने वाले हैं, तड़के में डालने वाले हैं। तो तड़का देखिए क्या है, ड्यू टू द थ्रोइंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज इन द रिवर्स, अगर हम इंडस्ट्रियल वेस्टेज रिवर में फेंकेंगे, द रिवर वाटर हैज़ बिकम पॉल्यूटेड, इस वजह से रिवर वाटर जो है वो क्या हो गया है, पॉल्यूटेड हो गया है। अब आप ध्यान से समझिए कि अगर अमेज़न रिवर में भी 40% पॉल्यूशन हो रहा है तो आसपास तो वहाँ पर कोई आदमी है नहीं ना, हाँ लिविंग बीइंग को तकलीफ हो रही है, लेकिन हमें आंसर किसके लिए लिखना है, ह्यूमन लाइफ के लिए। तो आजू बाजू जब कोई आदमी ज़्यादा है ही नहीं, तो अमेज़न में अगर पॉल्यूशन होता भी है तो आदमियों को उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है ना। लेकिन गंगा रिवर के पास तो भीड़ मची हुई है, वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, एग्रीकल्चर हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ हो रही है, वहाँ पर बहुत भीड़ है। तो अगर हमारे गंगा रिवर में पॉल्यूशन होता है तो उससे ह्यूमन सेटलमेंट को बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत एडवर्स इफेक्ट होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है which has an adverse effect on the human life. Therefore, as compared to the Amazon pollution in river, Ganga will affect human life greatly. तो अगर अमेज़न में भी पॉल्यूशन हो रहा है और गंगा रिवर में भी पॉल्यूशन हो रहा है तो अमेज़न के पॉल्यूशन से इतना फ़र्क ह्यूमन सेटलमेंट को नहीं पड़ेगा जितना कि गंगा के सेटलमेंट से, गंगा के पॉल्यूशन से पड़ेगा। तो आपके लिए एक लेसन भी है कि प्लीज़ पॉल्यूशन करना बंद करो, गंगा के अंदर आप ही को नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो आपको आई होप आंसर समझ में आ गए होंगे। ये हमारे 4 गिव रीज़न थे हमारे इस लेसन के, लेसन नंबर 3 के। अब नेक्स्ट वीडियो जो है मैं उसमें क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर दूंगा बहुत ही अच्छे से। आई विल ट्राई कि मैं आपको पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ पुश
द सब्सक्राइब बटन। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।